मैं गया पिताजी के सामने। पिताजी सामने बेड पे सोए हुए थे और शायद वो कुछ मुझसे कहना चाह रहे थे। उनके आँखों से बस आँसू निकल रहा था और बस वो रोए जा रहे थे। सपना देखे थे कि बहनों की शादी करेंगे अच्छे घर में, परिवार को चलाएँगे अच्छे से, खाएँगे पिएँगे अच्छे से रहेंगे। अब तो यहाँ पे खाने को लाले हैं। एक दिन जैसे ही दरवाजे पे पहुँचा तो मेरे एक चाचा जो थे 4-5 एकदम लाठी वगैरह लेके पहले से रेडी थे। वो पूरा मारने की ही प्लानिंग में थे कि आज तो इसका मर्डर ही कर देना है। दोस्तों ये कहानी है 14 साल के एक गांव के बच्चे की, जिसकी एक फोन की घंटी बजती है और उसके जिंदगी में अब 5 लोगों की परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने 3 बहनों की शादी करना और पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेवारी आ जाती है। वो बस एक स्कूल में पढ़ते रहता है, लेकिन उस 14 साल के बच्चे ने कुछ तो ऐसा किया होगा कि आज इस जोश टॉक के मंच पे खड़ा है। दोस्तों मेरा नाम परवेज आलम है और मैं फाउंडर हूं अफजल फर्नीचर का। अफजल फर्नीचर आज बिहार में सबसे ज्यादा फर्नीचर सेल करने वाली कंपनी है और आज हमारा टर्नओवर, जो कि हम लोगों ने उधारी के बेड से फर्नीचर का बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज अराउंड 10 करोड़ है। दोस्तों हमारी जो कहानी की शुरुआत होती है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक छोटे से गांव से होती है। मेरा जीवन जब तक कि मैं 14 साल का नहीं हुआ था तब तक गांव के साधारण बच्चे की तरह, कहते हैं ना कि जिसके पास फादर होते हैं, उनके पास कभी प्रॉब्लम नहीं आती, वही हाल मेरा था। तो जब तक मेरे फादर थे मेरे को पता नहीं था कि जिंदगी में क्या प्रॉब्लम होता है। बस मस्त पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था, दिन भर बस क्रिकेट खेलना और शाम में घर पे सो जाना। लेकिन जब मैं 14 साल का हुआ तो वो दिन मेरे जिंदगी का सबसे 6/6/2011 शाम में मैं क्रिकेट खेल रहा था। पिताजी का फ़ोन आया, कहाँ है बेटा? मैंने कहा कि क्रिकेट खेल रहा हूँ। पिताजी बोले कि आ जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम दुकान पे आ जाओ। तो मैंने कहा पिताजी आप हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि सर में दर्द हो रहा है, आ जाओ, आप मेरे को क्रिकेट खेलना देना नहीं चाहते हैं। फिर पिताजी ने 2-3 बार कहा कि नहीं बेटा बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, तुम अब आ ही जाओ। तो मैंने सोचा कि शायद पिताजी को ज़्यादा कोई तकलीफ़ है, तो मैंने अपनी साइकिल उठाई, ग्राउंड में जो साइकिल से खेल रहा था और 2-3 किलोमीटर दूर मेरे पिताजी की दुकान थी, तो वहाँ पे मैं चला गया। मैं गया वहाँ पे तो देखा पिताजी बेड पे सोए हुए थे और 1-2 लोग उनका सर दबा रहे थे। तो मैंने पिताजी से बोला, इससे पहले कभी भी मेरे पिताजी की उम्र उस समय 40 साल थी, तो इससे पहले कभी मैंने उनको बीमार होते, 6 फीट हाइट था, लंबे चौड़े 100 केजी वेट था, तो वो मेरे को हमेशा कहते थे कि खाओ पियो हेल्दी रहो, देखो मैं कितना हेल्दी हूँ और तुम कितना कमज़ोर हो, देखो मेरे के कितना पावर है, तुम तो इतना बच्चे की तरह कमज़ोर दिखते हो। तो मेरे माइंडसेट ये बन गया था कि मेरे पिताजी बहुत हेवी हैं, इनको कभी कुछ होगा ही नहीं। तो जब मैंने पिताजी को देखा कि वो लेटे हुए हैं, 2-3 आदमी उनका सर दबा रहा है, तो मैंने गया पूछा कि पिताजी क्या बहुत ज़्यादा सर में दर्द है? हाँ, बोले हाँ बेटा सर में दबाओ। तो थोड़ी देर मैंने सर दबाया, फिर वैक्स वगैरह लगाया, तो 2-3 घंटे बाद वो एकदम नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गए, फिर हम लोग रूम से बाहर आए, बैठ के हम लोग बात कर रहे थे। तो बातचीत थोड़ी देर हुई, तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, तुम बैठो यहाँ पे, मेरे को थोड़ा-सा बाथरूम जैसा फ़ील हो रहा है। तो उस समय हमारे जो दुकान थे वहाँ पे बाथरूम नहीं था, पीछे में बहुत बड़ी बाँस का घर था, तो बाँस उसका पेड़-पौधा था। तो उधर पिताजी बोले कि मैं आता हूँ उधर से बाथरूम करके, तुम यहीं पे बैठो। तो मैंने पिताजी को बोला कि नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं साथ में चलता हूँ। तो पिताजी कहा नहीं तुम बैठो, मैं उधर से आता हूँ बाथरूम से। तो पिताजी चले गए। 10 मिनट बीता, 20 मिनट बीता, तो मैं सोच रहा हूँ कि अरे बाथरूम से इतनी देर से लौट क्यों नहीं रहे हैं। तो जब 20-25 मिनट बीत गया तो मैंने सोचा कि यार इतना देर हो गया, चलो देख के आते हैं क्या हुआ, अभी तक आए नहीं। तो जब मैं देखने गया उनको, तो देखा कि वो पीछे जो मेरा वो खेत था उसमें पिताजी गिरे हुए थे। अब 100 केजी का वेट था, वो पूरे बेहोश थे। तो अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि उठाए कैसे। तो बगल में एक आदमी दिखे, तो हम लोगों ने, दोनों लोगों ने उनको उठाया। फिर उठा के अभी तक वो 10 मिनट पहले तक मेरे से अच्छे से बात किए, सब कुछ अच्छा था, लाइफ में सब कुछ सेट चल रहा था। इससे पहले कभी वो बीमार भी नहीं हुए थे और उनके आंखों में कभी आंसू भी मैंने नहीं देखा था। फिर हम लोगों ने उनको उठाया, हम दोनों ने ऑटो में रख के फिर उनको मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल में जैसे ही मैं लेके गया, 10 मिनट डॉक्टर लोगों ने देखा और उसके बाद बोला कि अब ये बचने वाले नहीं हैं, फिर भी आप इनको रेफ़र कर देते हैं, पटना लेके जाइए। तो हम लोगों ने, मैं उसमें 14 साल का था, तो मेरे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पिताजी मेरे इस दुनिया से चले जाएंगे। तो मैं बस पटना लेके गया। पटना में 2-3 घंटे उनका ट्रीटमेंट चला। रात के 12 बजे डॉक्टर्स ने बोला कि शायद पिताजी की ये आपकी आखिरी समय है, पिताजी आपसे शायद कुछ बात करनी हो तो कर लीजिए। तो मैं गया पिताजी के सामने। पिताजी सामने बेड पे सोए हुए थे और शायद वो कुछ मुझसे कहना चाह रहे थे। उनके आँखों से बस आँसू निकल रहा था और
बस वो रोए जा रहे थे। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये रोए क्यों जा रहे हैं, रोए क्यों जा रहे हैं? बस आँसू निकल रहा था। मैं ऐसे खड़े होके देख रहा था और बस वो रोए जा रहे थे, पूरा आँसू निकल रहा था। तो वो कुछ बोल नहीं पाए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स ने बोला कि आप बाहर चले जाइए, तो मैं बाहर चला गया। रात के लगभग 1-2 बजे डॉक्टर्स ने मुझे बुलाया और बोला कि अब आपके फ़ादर इस दुनिया में नहीं है। तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ, मतलब अभी 4 बजे हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि अब कैसे रहना है, क्या करना है, और अभी 8 घंटे में अभी बोल रहे हैं डॉक्टर्स कि है नहीं अब इस दुनिया में। तो कुछ समझ में नहीं आया। 2-3 दिन तक तो दिमाग में कुछ समझ में नहीं आया, बस जैसे स्लो मोशन में फ़िल्म में चलता है ना, दुनिया के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दुनिया आ रहा है, जा रहा है, अपने को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो वही मेरे साथ हो रहा था। लेकिन पिताजी का जो वो आँसू था ना, तो उधर से डॉक्टर्स ने बोल दिया, तो हम लोग गाड़ी में लेके आ रहे थे, तो मेरी मम्मी सब बहुत रोने लगे। तो पिताजी का आँसू मेरे नज़र के सामने से कभी हट नहीं रहा था। मैं तो सोच रहा था कि पिताजी इतना रो क्यों रहे थे? तो मेरे को उस समय में अल्लाह ने पता नहीं कैसे मेरे को ये समझ दी। तो मेरे को ख़्याल आया कि पिताजी शायद इसलिए रो रहे थे कि अब वो सोच रहे थे कि मैं तो इस दुनिया से, उनको शायद पता चल गया था कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहने वाला हूँ। तो वो ये शायद सोच रहे थे कि अब मेरे पीछे ये 5 लोगों को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये लोगों की ज़िंदगी अब कैसे चलेगी? ये लोग अब कैसे खाएँगे, पिएँगे, कैसे रहेंगे? अब मेरी 3 बेटियाँ हैं, इनकी शादी कौन करेगा? तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आया कि पिताजी शायद इसीलिए वजह से रो रहे थे कि वो सोच रहे थे कि अब मेरे बाद इन लोगों की ज़िंदगी कैसे चलेगी? तो मैं जब पटना से वापस आ रहा था तो मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो पता नहीं मेरे अंदर से इतना कहाँ हिम्मत आया, मैंने मम्मी को बोला कि तुम रो मत। प पिताजी चले गए तो क्या हुआ? मैं हूँ ना। आज के बाद ज़िंदगी में मैं तुम्हें कभी भी और अपने भाई-बहनों की कभी भी ज़िंदगी में कोई भी कष्ट आने नहीं दूँगा। और पिताजी चले गए तो क्या हुआ? मैं कैसे बोल रहा था मेरे को पता नहीं। आज मैं वो चीज़ें सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि वो मैं कैसे बोल रहा था। 2-3 दिन जब बीत गया तो लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया कि अरे! ये जो लड़का है अब क्या करेगा? हर लड़के की तरह पिता मर जाते हैं तो कुछ प्रॉपर्टी है, 2, 4, 5 कट्टे 10 कट्टे जो ज़मीन पिताजी ने कमाए हैं अब ये बेच के खाएगा। ये बातें सुनी ना, मेरा एकदम दिमाग खराब हो गया कि मेरे पिताजी ने मेले में बैलून बेच के, फल बेच के, अपने अगर 1-2 कट्टे, 5 कट्टे, 10 कट्टे ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन को मैं बेच के खाऊँगा, इतना मेरा ज़मीर मर गया है। मेरे को इस बात से बहुत दुःख हुआ और मैं उस दिन सोच लिया कि मेरे को अच्छे से अच्छे घर में अपने परिवार की, अपने बहनों की शादी करनी है, उसके लिए मुझे पैसा कमाना है और अपने परिवार को ऐसी ज़िंदगी देना है कि मेरे गाँव ही नहीं, मेरे समाज के किसी भी लोगों की उतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं हो। मैंने कोशिश की और 14 साल की उम्र में ही मैं पढ़ाई-लिखाई छोड़ दिया और चला गया अपने पिताजी का जो दुकान था, वहीं पे दुकान पे काम करने के लिए चला गया। पिताजी का जो काम था वो गाँव घर में जाते थे, वो ठेकेदारी का काम करते थे, पेड़ वगैरह खरीद के और अपना आरा मिल था उसमें ला के चीर के बेचते थे। लेकिन 14 साल की उम्र में कॉन्फिडेंस करके, हिम्मत करके कैसे भी तो चला तो गया उस व्यापार में। लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने वो काम किया, साल भर, 2 साल तक तो मेरे को पता ही नहीं चला, 4-5 लाख रुपए वो कमा के रखे हुए थे, तो पता ही नहीं चला। कभी मैं जाता था, ये 10 हज़ार का पेड़ रहता था, 30,000 में खरीद लेता था। कभी 10 हज़ार का पेड़ है, 50,000 में खरीद लेता था। तो जब तक 4-5 लाख रुपए था, तब तक पता नहीं चला कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। लेकिन 2-3 साल के बाद पता चला कि एक लकड़ी भी नहीं है और 1 रुपये अकाउंट में भी नहीं है। शायद 400-500 रुपए उसमें अकाउंट में। तब मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई कि भैया हम कौन-सा बिज़नेस कर रहे हैं, जिस बिज़नेस में पैसा आने की बजाय पैसा जा ही रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम ये हो गया था कि अब सपना देखे थे कि बहनों की शादी करेंगे अच्छे घर में, परिवार को चलाएँगे अच्छे से, खाएँगे-पिएँगे, अच्छे से रहेंगे। अब तो यहाँ पे खाने को लाले हैं और ऊपर से बहनों की शादी करनी है, उसके लिए भी अच्छे खासे पैसे चाहिए। अब कैसे होगा? तो सोच तो बहुत बड़े-बड़े थे लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था, पूरी ज़िंदगी एकदम स्टक हो गए थे। 2015 में फिर शादी भी हो गया और ज़िंदगी स्टक हो गई, मतलब पैसे की और नीड हो गई, लेकिन पैसा नहीं रहने के कारण ज़िंदगी और बद से बदतर होते ही जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कहीं हर आदमी का दिन आता है। 2017 में और हमारे यहाँ क्या है ना, अधिकतर जब काम नहीं रहते हैं लोगों को तो क्या करते हैं, दिन भर यूट्यूब देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो वो दिन जो था ना मेरी ज़िंदगी का 2016 में लाइफ चेंजिंग दिन था। मैं ऐसे ही यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था तो एक वीडियो आया। वो वीडियो संदीप महेश्वरी जी का लाइफ चेंजिंग सेमिनार था। 2 घंटे का वीडियोज़ था। 2 घंटे मैंने बस ऐसे ही वीडियो पे क्लिक कर गया और 2 घंटे कैसे देख गया मुझे पता ही नहीं चला। 2 घंटे की वीडियोज़ में कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोले? लेकिन अंदर से फ़ील अच्छा हुआ कि जो मैं शायद बनना चाह रहा हूँ ना, वो ऐसे ही बातें कर रहे हैं। तब मेरे को उस दिन से पता चला कि
स्कूल में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं वही पढ़ाई पर्याप्त नहीं होता है, उसके बाद पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती है। उसके बाद एजुकेशन के हमारे बिहार में लोगों की मानसिकता क्या होती है ना कि हम बस स्कूल में पढ़ लिए, वहाँ से अब जो है हम कॉर्पोरेट में या बिजनेस में कहीं भी काम करने आते हैं तो अब सीखने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वही भी मेरी मेंटेलिटी थी, जिसके कारण से 2015-16 में मेरा इतना सारा लॉस हो गया था। 2016 में अब वीडियोज़ 17 में वीडियोज़ देख के मुझे ये समझ में आ गया था कि अब जीवन में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो अब मेरे को जो है लर्निंग की ज़रूरत है, तभी जाके अर्निंग होगी। उसके बाद 4-5 साल तो पैसे नहीं थे, तो टाइम भैया पूरा था। टाइम का मैंने पूरा उपयोग किया। 4 से 5 घंटे डेली जितने भी वीडियोस इंटरनेट पे थे, मेरे बिजनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, जीवन में कैसे ग्रो करें, सारी वीडियोस को मैं इंटरनेट पे देख गया। उसके कारण हुआ क्या कि मेरे अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन फीड हो गए और मुझे जीवन में कैसे ग्रो करना है ये चीज़ें पता चल गई। तब मेरे को समझ में आया कि अरे मेरे पास सब कुछ चला गया है, लेकिन 2-4 लोगों से तो पहचान हमने अच्छा बनाया है। तो मैंने उनके पास गया, बोला कि भैया अब हम फिर से एक नया काम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि लकड़ी के धंधे से जुड़े हुए थे तो लकड़ी वाले से ही 2-4 धंधे से आदमी से जान पहचान था। नया काम करते तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए जो अपने पास था नहीं। तो हम लोग उनके पास गए, बोले कि भाई आप 2-4 बेड दे दीजिए हम लोग को हम लोग बेच के आपको पैसे दे देंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो बेचारे भी अच्छे आदमी थे, वो मान गए, ठीक है आप लेके जाइए। तो जब मैंने बेड लेके आया और बेड लगाया और बेचना शुरू किया, तो जब मैंने कस्टमर से बात किया, तो जब कस्टमर से बात किया ना, तो कहते हैं ना कि जीवन में सबसे अच्छा शिक्षक आप जब ग्राउंड पे काम करते हैं ना, तो जो ग्राउंड आपको सिखाता है ना वो कोई नहीं सिखाता। तो जब मैंने कस्टमर से इंटरेक्ट करना शुरू किया, तो कस्टमर बोलते थे कि भैया आपने जो सामान तो दिया ही दिया, लेकिन इस उम्र में जो आप बात दे रहे हैं, जो व्यवहार दे रहे हैं ना, वो अनबिलीवेबल है और आज तक हमको कहीं नहीं मिला। मैंने इस बात को पकड़ लिया कि भैया अपने पास जो है क्वालिटी है बात करने की, लोगों से बात कर सकते हैं। तो मैंने समझ गया कि मैं जीवन में बात कर सकता हूं। तो मैंने बहुत सारे स्पीकर से सुना था कि जिसको बात करने आता है ना भैया वो सेल कर लेता है। मैं तो समझ गया कि अब अपना यहाँ से लाइफ खुलने वाला है। तो फिर हर दिन मैं सीखता था। जैसे कि पहले दिन मैंने सीखा कि हर दिन बिजनेस को 1% इंप्रूव करना है। तो अपने बड़े कॉर्पोरेट की तरह अपने पास तो बड़ी फंडिंग थी नहीं, तो हम लोग अपने बिजनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते थे। तो हम लोगों को समझ में आया कि भैया 1000 करोड़ नहीं है, 1000 रुपये है ना। आज मेरे पास 1000 रुपये होता था तो पहले दिन आते थे, ये मैट वगैरह ठीक करवा देते थे। दूसरी दिन फिर आते थे, अच्छा आज 1000 रुपये का और प्रॉफिट हो गया। फिर आते थे, आज बोर्ड ठीक करवा लेते थे। तीसरी दिन फिर हम लोग आए, 500 का प्रॉफिट हो गया, अच्छा 500 का आज प्रॉफिट हुआ, आज बढ़िया बाहर से गेट अच्छा लगवा लो। कुछ दिन बाद हम लोगों को समझ में आया कि अब हम लोगों के पास 10,000 का फंड आ गया है। तो धीरे धीरे हम लोग हर रोज सीखते थे और आज समझ में आया ना कि अब 10,000 रुपये का फंड आ गया तो बाहर से अच्छा बोर्ड लगा लेंगे तो लोग डिस्काउंट मांगना छोड़ देंगे। हम लोगों ने बाहर से अच्छा बोर्ड लगाया। तो हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ सीखते गए। तो हम लोगों ने क्या किया कि लोगों को, जो गांव के लोग थे, उनको 1-2 साल ट्रेनिंग देना शुरू किया। मैं सोचा कि जितने दिन हम अच्छे लोगों को ढूंढने में लगाएंगे उतने दिन में हम अच्छे लोग बना लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने लोगों को 1-2 साल 6 महीने ट्रेनिंग दिया। फिर मैंने उन लोगों को कहा कि तुम 4 लोगों को ट्रेनिंग दो। ऐसे हम लोगों ने टीम बिल्डिंग की और लगातार हर दिन मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि मैं आता था, एक वाइट पेपर लेता था और खुद से सवाल करता था कि आज मैंने इस स्टोर के इम्प्रूवमेंट के लिए 1% वो क्या चीज किया है जिसकी वजह से फ्यूचर में इस स्टोर का इम्प्रूवमेंट होगा। तो हर दिन आता था तो 500 का फंड ही रहता था, तो 500 से ही कुछ भी इम्प्रूवमेंट करता था। चाहे पेंटिंग करवा दिया, कहीं कहीं 1000 रुपया रहा तो कहीं बोर्ड लगवा दिया। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करता था। लेकिन एक दिन तो गेम चेंज हो गया। हुआ क्या कि मेरे फोन से हमेशा जो है ना फोटो कस्टमर को, उस समय हमारे पास तो इतना बड़ा डिस्प्ले था नहीं भैया कि हम लोग कस्टमर को सामान दिखाए कि ये मेरा डिस्प्ले है आप खरीद लीजिए। तो हम लोग फोटो नेट से निकाल के कस्टमर को दिखाते थे, लेकिन होता क्या था कि बराबर वो फोन से डिलीट हो जाता था। तो हम लोग सोचे कि एक दिन इसको यूट्यूब पे सेव कर लेते हैं, बार बार डिलीट हो जाता है। उस समय तक हमको ये पता नहीं था कि यूट्यूब पे वीडियोस डालने से लोग देखते हैं और वहाँ से कस्टमर भी आते हैं। तो हम लोगों ने बस ये सोच के डाल दिया था यूट्यूब पे वीडियो कि वहाँ पे मेरा फाइल सेव रहेगा, डिलीट नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या कि मतलब 2-3 दिन के अंदर में ही हम लोगों ने जब वीडियोस को देखा तो 4-5 हज़ार व्यूज आ गया। अब मेरा दिमाग घूम गया कि भैया ये 4-5 हज़ार व्यूज हमने तो कुछ डाला ही नहीं था, इस पे क्यों आ गया। झूठ मूठ के ऐसे ऐसे फोन घुमा दिया था, उस फोटो वीडियोज पे 4-5 हज़ार व्यूज आ गया। तो बहुत सारी वीडियोज हम लोगों ने देखा था, तो मेरे को ये पता था कि 4-5 हज़ार व्यूज बहुत होते हैं किसी एक वीडियोज पे आ जाना। तो मैं उसी दिन समझ गया था कि इंटरनेट पे, पहले तो हम लोग का ये माइंडसेट था कि ये फर्नीचर का वीडियो कौन देखेगा, पलंग का वीडियो कौन देखेगा इंटरनेट पे। लेकिन उस दिन हमको समझ में आ गया था कि ये इंटरनेट का फ्यूचर जो है ना, ये जो कैटलॉग का फ्यूचर है ये बहुत बड़ा है। उस दिन से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। पता नहीं था वीडियो कैसे बनता है,
स्टेबलाइजेशन क्या रहेगा, कैमरा क्या रहेगा, माइक क्या रहेगा, कुछ भी पता नहीं था, बस करना शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन इतना पता था कि लाइफ में सोचना नहीं है, बस एक्शन लेना है। ज़्यादातर लोग क्या है ना, सोचते ही रहते हैं। तो बस करना शुरू किया, 10-20 वीडियो तक करना शुरू किया। अब फिर सोचा कि साला एक वीडियो चल गया, लेकिन दूसरा कोई वीडियो चल ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने एक दिन यूट्यूब पे सर्च कर दिया कि भैया वीडियो को कैसे वायरल करें। अब यूट्यूब महाराज ठहरे तो ज्ञानी, अब वो 100 वीडियोस निकाल दिए कि यूट्यूब को कैसे वायरल करना है। तो वहाँ से मैंने सीखा कि भैया ये तो हम कैमरा ही ठीक नहीं रखे हैं, वीडियोज़ ही ठीक नहीं कर रहे हैं। वहाँ से सारी चीज़ें मैंने सीखा, और सीख के जब मैंने वीडियोज़ बनाए, लगभग 10-15 वीडियोज़ के बाद एक वीडियो डाला, 5 लाख व्यू चला गया। और वहाँ से जब कस्टमर की रफ्तार आ गई, उस दिन से जीवन में पर्पस क्लियर हो गया कि इंटरनेट भैया ये जो है ना पावर है, और इसको जिसने समझ लिया वो गेम चेंज हो जाएगा। वहाँ से हम लोगों ने वीडियोज़ डालना शुरू किया, और वीडियोज़ डालते गए, कस्टमर आते गया। लेकिन वहाँ पे कस्टमर आते थे ना, तो ज़्यादातर कस्टमर बाहर के आते थे। तो हम लोग सोचे कि फिर कैसे अपने रीजन का कस्टमर कैसे बढ़ाया जाए। तो फिर हम लोगों ने सारे कीवर्ड वगैरह सारा चीज़ सीखा, और सारी चीज़ें करना स्टार्ट किया अपनी कंपनी के लिए। फिर मेरे को समझ में आ गया, मैंने काम करता रहा। अब मेरे को समझ में आ गया कि भैया अब बिजनेस को स्केल करना है, तो मैं अकेले सेल कब तक करता रहूँगा, अकेले कब तक सामान खरीदूंगा, बेचूंगा। इसी बीच बहुत सारे कंप्लेन भी आने लगे। तो मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को खुद की फैक्ट्री लगानी होगी, खुद की शोरूम डालना होगा, क्योंकि चीज़ों को जब हम लोग आउटसोर्स करते हैं तो उसमें क्वालिटी की श्योरिटी नहीं होती है। और मैं चाहता था कि मैं एक ऐसा ब्रांड बनाऊं ना जिसमें क्वालिटी की श्योरिटी हो। और ब्रांड का नाम भी हम लोगों ने पिताजी के नाम पे ही रखा था, क्योंकि मेरा सपना था कि इंडिया का एक दिन हर एक आदमी मेरे पिताजी को जाने, इसलिए मैंने अफजल नाम से, उनके नाम से ही ब्रांड को बनाया था। तो मैंने फिर अपने फैक्ट्री सेटअप की चीज़ों, लोगों को ट्रेंड करना शुरू किया। 4-5 लोगों को पहले ट्रेंड किया, फिर और लोगों को ट्रेंड किया। ऐसे धीरे धीरे काम चलता गया। अब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं चलता। 2017-18 की बात है। जीवन में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जब आप अच्छे नहीं रहते हैं ना, तब भी लोगों को प्रॉब्लम होता है कि ये अच्छा क्यों नहीं है। लेकिन जब आप अच्छे बन जाते हैं ना, तब भी लोगों को प्रॉब्लम होता है कि ये अच्छा क्यों बन गया। तो पहले जब मैं अच्छा नहीं था तो लोगों की प्रॉब्लम थी, ये ऐसा क्यों है, अच्छा नहीं है। और जब मैं अच्छा बन गया तो अब लोगों को प्रॉब्लम होने लगी कि ये मेरे से वो आगे कैसे निकल गया। एक दिन मैं अपने दरवाजे पे कार पार्क करने के लिए खड़ा था। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा तो मेरे एक चाचा जो थे, 4-5 एकदम लाठी वगैरह लेके पहले से रेडी थे कि आज आएगा, इसका तो गर्दा उड़ा देना है। लाठी निकाले, और जैसे ही मारे तो मेरा छोटा भाई था, वो आ गया सामने, पूरा उसका सर फट गया। और पूरा मतलब वो पूरा मारने की ही प्लानिंग में थे कि आज तो इसका मर्डर ही कर देना है, नहीं ये रहेगा, और ये नहीं रहेगा तो फिर मेरा दुकान चलने लगेगा। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को मैंने फेस किया। लेकिन कहते हैं ना, जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का रोकने वाले आते हैं। लेकिन मैंने फिर बैठ के सोचा कि मैं केस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सारी चीज़ें। तो मेरे जीवन का जो मकसद है कि पिताजी के नाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, फिर मैं उस मकसद से भटक जाऊंगा। फिर मैंने केस वेस का थोड़ा सा सुलह उलह कर लिया, और फिर मैंने जीवन में काम करते करते आगे बढ़ गया। तो पहले तक तो मेरे जीवन का पर्पस था कि अब हमको अपने खुद के लिए पैसे कमाना है। लेकिन उस दिन मैंने अपने जीवन का पर्पस बना लिया कि नहीं, मैं अपने लिए तो कमा के आज यहाँ तक जहाँ तक पहुँचना था पहुँच गया, लेकिन अब मुझे लोगों के लिए कमाना है। और बिहार में जो इतने बेरोजगार लोग हैं उनके लिए काम करना है। जितने भी लोग आज बिजनेस करना चाहते हैं बिहार के अंदर, उनको मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि देखिए, आप जो है सबसे पहले सारी चीज़ों में परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। एक चीज़ फील्ड ऐसा खोजिए जिसमें आपसे बेहतर काम कोई नहीं कर सके। बेहतर इन द सेंस, हम सोचते हैं कि इंडिया में बेहतर आपको नहीं बनना है। आप अपने रीजन के अंदर बेहतर बने, आप अपने गांव के अंदर बेहतर बने, आप अपने पहले डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेहतर बने, उसके बाद देश के बारे में सोचे। हम लोग बहुत बड़ा सोच लेते हैं कि बेहतर का मतलब पूरे देश का मतलब। दूसरी बात क्या है कि हमको ये समझना है कि पढ़ाई का जो है अंत जो है पढ़ाई के बाद नहीं होता है, असली शुरुआत पढ़ाई खत्म होने के बाद होती है। तीसरी चीज समझना है कि हमको जीवन में ज्यादा सोचना नहीं है, एक्शन लेना है, काम करना है। और जो काम करने के बाद मैदान आपको सिखाएगा ना, जो फील्ड सिखाएगा ना, वो दुनिया का किसी भी स्कूल कॉलेज जो है ना, वो आपको कभी नहीं सिखा सकता है। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जो स्टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, आ वीडियो शेयर करते रहो।